Hi everyone, this is Sikha. I welcome you all to today's session of my channel that is कोई बात नहीं। आज हम समझेंगे मेयोसिस के प्रोसेस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मेयोसिस के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हमने गेन किया था। ये मेयोसिस क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये किन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं? जो क्या करते हैं, जो ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिज्म में मेयोसिस पाया जाता है। मेयोसिस से क्या बनता है? मेयोसिस से क्या बनता है? गैमेट्स बनते हैं हमारे बॉडी में। सो इस मेयोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए जो भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ हम क्या इसकी प्रोसेस को थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेयोसिस को समझने से पहले आपको थोड़ा एक ये जो टर्म है ना, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअली क्या होता है, इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम मेयोसिस के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। होमोलोगस, होमो मीन्स क्या होता है आपका? होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स सेम, लोगस मतलब आपका लोकस क्या होता है? सेम लोकेशन, सेम लोकेशन। सेम लोकेशन में कुछ चीजें मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगी? सेम लोकेशंस में हमारे सेम कैरेक्टर्स के लिए जीन्स होते हैं, ठीक है। और वो जीन्स कहाँ पे हमारे होते हैं? जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स में होते हैं। और हमारे बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम है, अगर मैं अपनी कोई भी बॉडी सेल की बात करूं, इसमें मेरा क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n है। 2n में मतलब डिप्लॉयड, मतलब 2n का मतलब क्या है? इस सेल में मेरे फादर के बॉडी में से और मदर की, फादर की गैमेट में और मदर की गैमेट के ये सेल मिलके बना है। फादर और मदर के जो भी हैप्लॉइड सेल होते हैं, गैमेट्स होते हैं, ये मिलके बना है 2n। एन एन ये मिलके बना है 2n। अगर फादर में था 23 और मदर में है 23, और यहाँ पे कितनी हो जाएंगे? 46 या फिर 23 पेयर हम बोल सकते हैं। ये 2n मतलब इस सेल में फादर के मेल गैमेट के सारे सारे क्रोमोसोम्स और मदर के फीमेल गैमेट के सारे क्रोमोसोम्स होंगे। समझ में आया? वन सेकेंड में रिपीट करती हूँ, इट विल बी वर्थ रिपीटिंग। अगर मैं एक सेल के बारे में बात करूं, जिस सेल में अगर मैं बोलूं हमारा जेनेटिक कंटेंट 2n या फिर डिप्लॉयड है वो सेल, वो कब डिप्लॉयड होगा? जब उस सेल में मेल गैमेट के सारे क्रोमोसोम्स और फीमेल गैमेट के सारे क्रोमोसोम्स होंगे, तब मैं उसे डिप्लॉयड बोलूंगी। सपोज ये मेरा एक सेल हुआ, ये मेरा एक सेल हुआ, इसमें एक पैटर्नल, एक मैटरनल, एक पैटर्नल, एक मैटरनल, ये साथ साथ में हो सकते हैं और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर भी हो सकते हैं। मतलब इस सेल में अगर 23 पैटर्नल क्रोमोसोम एंड 23 क्या मैटरनल क्रोमोसोम होंगे, इसे मैं क्या बोलूंगी? मैटरनल क्रोमोसोम होंगे, तब जाके मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? इस सेल को, इस सेल इज हैविंग जेनेटिक कंटेंट 2n, n from paternal and n from maternal, that leads to क्रोमोसोम नंबर 2n। ये सेल है जिसमें जेनेटिक कंटेंट क्या है? 2n। ये एक ह्यूमन सेल है, हमारा जेनेटिक कंटेंट क्या होता है? 2n इज इक्वल टू 46। ह्यूमन बींग्स में 2n क्या होता है? 46 होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? ये जो फादर का जो आपका मेल गैमेट है, अच्छी तरह से समझिए, फादर का जो मेल गैमेट है, इसमें सपोज यहां से मैंने एक क्रोमोसोम लाया, ये एक क्रोमोसोम, और मदर के मेल, सॉरी, मदर के फीमेल गैमेट जो होते हैं, इसका एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका? ये मेल गैमेट, मेल गैमेट का एक क्रोमोसोम, ये है क्या?
FG लिख रहा हूँ, फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट का एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये मेल गैमेट का एक क्रोमोसोम और ये फीमेल गैमेट का एक क्रोमोसोम। अगर अब मैं ऐसे रैंडमली मेल गैमेट का एक क्रोमोसोम और फीमेल गैमेट का एक क्रोमोसोम को मैं होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं कह सकती। कब बोलूंगी? कंडीशन क्या है? मेल गैमेट का जो क्रोमोसोम, फीमेल गैमेट का जो भी क्रोमोसोम है, अगर इनमें जीन्स सेम कैरेक्टर के लिए सेम जीन सेम लोकस पर अगर प्रेजेंट है, तो मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ? होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आपका, देखो, इससे मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे दो ड्रॉ किया है। ये एफ क्या लिखा है, मतलब फादर, ये एम मदर। ये आपका मेल गैमेट का एक क्रोमोसोम है, ये फीमेल गैमेट का एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंटेन्स जीन, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने डॉट डॉट किया है, ये जीन्स है। ये मेल गैमेट के एक क्रोमोसोम मैंने लिया है, ये फीमेल गैमेट का एक क्रोमोसोम मैंने लिया है। मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल गैमेट में कितना क्रोमोसोम होते हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट मैं उन 23 में से मैंने एक लिया है फ्रॉम मेल गैमेट और एक लिया है मैंने फीमेल गैमेट, ठीक है। ऐसे अगर मैं रैंडमली लूंगी, रैंडमली मेल गैमेट से एक क्रोमोसोम और फीमेल गैमेट से एक क्रोमोसोम, तब क्या मैं उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकती हूँ? कह सकती हूँ क्या? नहीं कह सकती। होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाने के लिए आपके पास कुछ स्पेशल कंडीशंस अगर होंगे, कुछ स्पेशल रीजन है उन्हें होमोलोगस कहने के लिए। होमो मीन्स क्या? सेम, लोगस मीन्स लोकेशन, सेम लोकेशन पर अगर सेम कैरेक्टर के जीन होंगे। कंडीशन क्या है? सेम लोकेशन एंड सेम कैरेक्टर ऑफ जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर के लिए अगर जीन है, तो मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम को, ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम और ये रेड वाले क्रोमोसोम को होमोलोगस क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ? ये कंडीशन नहीं है कि ये मेल गैमेट से कोई भी क्रोमोसोम उठा लो, 23 में से कोई एक उठा लो, और फीमेल में से 23 में से कोई एक उठा लो, इन दोनों को पास पास ले आओ और बोल दो कि ये होमोलोगस है। नहीं, ऐसे होमोलोगस नहीं होते। होमोलोगस होने के लिए क्या होना चाहिए? जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है, जीन्स क्या करते हैं? आपको, आपका कैरेक्टर तो रिप्रेजेंट करते हैं। मेल गैमेट से आपने जो भी क्रोमोसोम लिया है और फीमेल गैमेट से आपने जो भी क्रोमोसोम लिया है, तो क्या होगा? उनकी सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर के अगर जीन है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूं, ये फीमेल गैमेट है, ये फीमेल है, ये मेल है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर ये जो फास्ट जीन, ये सपोज आई कलर का है, और ये फास्ट वाला जीन भी आई कलर का होना चाहिए, तब जाके मैं इन दो क्रोमोसोम को क्या बोल सकती हूँ? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये वाला जीन, ये सेकंड जो डॉट, सपोज ये जीन है, ये वाला जीन अगर सपोज आपका हाइट के लिए जीन होगा, तो ये वाला भी इस क्रोमोसोम के ऊपर हाइट के लिए जीन होना चाहिए। थर्ड की अगर बात करूं, इस थर्ड वाला जीन सपोज आपका हेयर कलर का जीन है, ये इसमें भी हेयर कलर के जीन को रिप्रेजेंट करने वाले हेयर हेयर कलर, जो एक कैरेक्टर है ना, इसे रिप्रेजेंट करने वाले जीन होंगे। जितने भी जीन्स इसमें है, सेम कैरेक्टर्स के जीन यहाँ पे होंगे, इसीलिए इन्हें होमोलोगस कहा जाता है। होमो मीन्स किस किस बात की सिमिलरिटी यहाँ पे बोला जा रहा है? सेम कैरेक्टर के लिए सेम लोकेशंस पर अगर जीन्स है उस क्रोमोसोम में, दोनों दोनों क्रोमोसोम में, तो उन दोनों क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये जनरली आपका ये क्रोमोसोम नंबर 1, हम उन्हें उस अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देते हैं। ये फीमेल का क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये मेल का क्रोमोसोम नंबर 1 होगा,
फीमेल का क्रोमोसोम नंबर 1, मेल का क्रोमोसोम नंबर 1, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर। समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। ये आपके यहाँ पे सपोज 23 ऐसे 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 करके क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है। ये आपके क्रोमोसोम्स हुए मदर के, ये आपके क्रोमोसोम्स हुए किसके? फादर के। ये मदर, ये फादर। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 ऐसे करके अप टू 23, ये फादर के ऐसे करके अप टू 23। ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये फादर का क्रोमोसोम नंबर 1, इसे अगर मैं पास पास ले आऊं तो इसे मैं बोल सकती हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये देखा गया है, ये हमने देखा है कि मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन है यहाँ पर इस लोकेशन पर, फादर के क्रोमोसोम नंबर के 1 की इस लोकेशन पर भी वही कैरेक्टर के लिए जीन है। फिर अगर इस पार्ट में जो जीन है जिस भी कैरेक्टर के लिए, फादर के क्रोमोसोम पर उसी सेम कैरेक्टर के लिए भी जीन है, इसीलिए हम उन्हें होमोलोगस कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो कैरेक्टर, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला कि सपोज आई आई कलर का जीन, आई कलर मतलब ये जरूरी नहीं है कि फादर में जो आई कलर आपका एक कैरेक्टर, ठीक है, आई कलर ये एक आपका कैरेक्टर, ये हो सकता है ब्लैक हो सकता है, ये ब्राउन भी हो सकता है, ये ग्रे भी हो सकता है, ये ब्लूइश भी हो सकता है, ये रेडिश ब्राउन भी हो सकता है। सिमिलरली मदर में भी ये ब्लैक हो सकता है, कुछ भी, मतलब कोई एक होगा मदर में, कोई एक आई कलर के लिए जीन होगा। सपोज मदर में आई कलर के लिए जीन ब्लैक है, फादर में आई कलर के लिए जीन ग्रे है। समझ में आया? ये ये अलग अलग हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं। फादर में भी, मदर में भी ब्लैक हो सकते हैं और फादर में भी ब्लैक हो सकते हैं। मदर में ब्लैक होकर फादर में ग्रे हो सकते हैं या फिर ब्लू हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। पर आपका कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? आई कलर, आई कलर इज द कैरेक्टर, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेट। ठीक है, ये जो हम बोलते हैं ब्लू ब्राउन, ये सब क्या है? ट्रेट्स है। पर कैरेक्टर वही है, आई कलर के लिए ही जीन होगा। समझ में आया? जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, ये ट्रेट कैरेक्टर आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आप समझ गए आप होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। मेयोसिस में एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो क्या करते हैं, जो पास पास आते हैं। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में हमें क्या करना है, सपोज ये एक आपका क्रोमोसोम हुआ, ये सपोज आपका क्रोमोसोम हुआ, आप थोड़ा सा मतलब याद कीजिए, ये आप एक सिंगल क्रोमोसोम हुआ ये आपका। इस एस फेज में क्या होता है, ये अपना कॉपी बनाता है। एस फेज में क्या होता है, ये अपना कॉपी बनाता है, ये डुप्लीकेट कर जाता है एस फेज में। ये एक क्रोमोसोम हुआ, ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल था, ये एक क्रोमोसोम हुआ, फिर जितने भी 46 क्रोमोसोम थे ये सब क्या कर जाते हैं, सब डुप्लीकेट करते हैं, अपना अपना एक एक कॉपी बनाते हैं, और इस कॉपी को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स बनाते हैं। इन्हें जरूरत नहीं है कि क्या इसके इस 46 क्रोमोसोम्स के अंदर भी आपका क्या होगा, ये अगर पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 हुआ तो कहाँ, कहीं पे भी मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 पड़ा होगा, इसलिए पास पास आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अपना कॉपी बनाते हैं, और क्या क्या होते हैं, दो हिस्सों में, दो हिस्सों में क्या होते हैं, बट जाते हैं, टूट जाते हैं दो हिस्सों में, अलग अलग सेल में चले जाते हैं। बट ये नहीं होता क्या आपका मेयोटिक सेल डिवीजन में। मेयोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, पहले आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उन्हें पास पास आने की जरूरत होती है। ठीक है, तो पढ़ देते हैं क्या क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में। द प्रोडक्शन The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes। ये हमने पहले क्लास में भी समझा था। The production of offspring बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? Sexual reproduction includes the fusion of two gametes। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके मतलब बच्चे पैदा करने के लिए क्या होता है, दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट
फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है एंड ईच विथ ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। आपका जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है इनमें क्या एक कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट मींस 23 and 23 haploid set of chromosome. Gametes are formed from specialized diploid cells. Gametes are formed from specialized diploid cells जिसे हम क्या कहते हैं, primordial germ cell. This specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. वो जो डिप्लॉइड सेल होता है वो डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होके क्या बनता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल होता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मेयोसिस। इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मेयोसिस कहते हैं। मेयोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। मेयोसिस में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं, फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो हैप्लॉयड सेल मिलके फिर क्या बना देते हैं, डिप्लॉयड। पहले पहले क्या होता है, पहले हमारा ये आपका प्रीमोडियल जर्म सेल हुआ, ये मेयोटिकली डिवाइड करके क्या हुआ, आपके गैमेट्स दिए, फिर आपके गैमेट्स दिए, फिर आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या हो गया, फिर जाइगोट बना दिए, फिर से रिस्टोर हो गया, यहाँ पे 2n था, फिर जाइगोट पे क्या हो गया, फिर से आपका जो डिप्लॉयड सेट था वो फिर से चला आया। वही बोल रहा है कि meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis. Gametogenesis क्या, हम कब होता है meiosis हमारे बॉडी में, जब गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ओके, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। गैमेटोजेनेसिस से क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स होते हैं क्या, haploid in nature. The key features of meiosis are as follows. Meiosis का key features क्या होता है, meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Meiosis involves two sequential cycle. meiosis में दो cycles होते हैं क्या, of nuclear and सेल डिवीजन कॉल्ड meiosis 1 और meiosis 2। यहाँ पे देखो समझाया मैंने, यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल है, ये एक डिप्लॉयड सेल है। meiosis 1 में क्या होता है, इस डिप्लॉयड सेल पहले क्या होता है, दो हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो जाता है, और ये जो सिंगल सिंगल हैप्लॉयड सेल है वो फिर अनदर हैप्लॉयड सेल में डिवाइड, अनदर हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स ये सेकंड जो डिवीजन है meiosis 2, ये आपको क्या, ये आपको माइटोटिक डिवीजन की तरह नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी एन था जेनेटिक कंटेंट, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन। तो आपका meiosis 2 इज इक्वल टू माइटोसिस। माइटोसिस जो प्रोसेस फॉलो करके होता है, ये meiosis 2 आपका भी वही, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, अनाफेज 2 और टेलोफेज 2 वही होता है। ये meiosis 1 थोड़ा डिफरेंट है, इसका प्रोफेज जो होता है ये थोड़ा अलग होता है, बाकी सब सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आया अब तक। meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at S phase. meiosis 1 कब शुरू होता है, सेल साइकिल में हमने क्या समझा था, सेल साइकिल में हमने समझा था कि एस फेज के बाद क्या होता है, पहले क्या होता है, आपका जीवन फेज होता है, फिर जीवन के बाद क्या, ये आपका जीवन, फिर इसके बाद एस, फिर G2, फिर उसके बाद M होता है ना। ये जो, ये माइटोसिस में भी यही प्रोसेस फॉलो होता है, मेयोटिक सेल डिवीजन में यही प्रोसेस फॉलो होता है। यहाँ पे जो एस फेज होता है, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम अपना सिस्टर क्रोमाटिड बनाता है, ये जो एस फेज में क्या होता है, ये एस फेज एक बार होता है मेयोसिस में, ठीक है। पर मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे meiosis 1 एंड meiosis 2। meiosis 1 के लिए एक अलग
एस फेज नहीं होता और टू के लिए अलग नहीं होता। एस फेज में एक बार वो डबल हो जाते हैं, वो अपना जेनेटिक ये आपका जो भी क्रोमोसोम था वो अपना सिस्टर क्रोमाटिड बना लेता है एक बार। यही एक सिस्टर क्रोमाटिड जो एक क्रोमोसोम है, इट अंडरगोज मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। समझ में आए? दो बार आपका एस फेज नहीं होता, वही एक बार आपका जेनेटिक कंटेंट डबल होता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, मेयोस G2 के बाद M, मतलब यहाँ पे मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेयोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। मेयोसिस में क्या होता है, ये क्या हुआ था क्या, आपका माइटोटिक सेल डिवीजन में ऐसा हुआ था क्या, नहीं हुआ था। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होने की कोई जरूरत नहीं है, तो पेयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी अपनी जगह पर आराम से रह के सिर्फ अपना कंटेंट मतलब सिस्टर क्रोमाटिड्स बना के अपना एक एग्जैक्ट कॉपी बना के फिर सेपरेट हो जाते थे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है कि मेयोसिस में आपका जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, ये पास पास आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, उन्हें पास पास आने की आवश्यकता पड़ती है। फिर फिर पास पास आके वो पास पास क्यों आते हैं, कोई तो रीजन होगा ना। कोई आप अपने दोस्त के पास जाते हो, क्यों जाते हो, कुछ तो नीड होगी ना, इसलिए आप जाते हो ना, कुछ तो आवश्यकता है। मतलब आपको बात करने का मन कर रहा हो, आपको उदास लग रहा हो, आप भूखे हो, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ तो नीड होगा ना। वो आपकी मदद क्यों कर रहा है, आप उसे अच्छे स्कूल में आपके मतलब आपके बहुत सारे मतलब क्लासमेट्स हैं, क्या आप हर किसी के पास चले जाते हैं, क्यों उस इंसान के पास क्यों जाते हैं, आप उस एक दोस्त के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ आप कंपेटेबल है, ठीक है, एक दूसरे के नीड पूरा कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको जरूरत होती है तो आप उसके पास जाते हैं, अगर उसकी जरूरत हो तो वो आपके पास आती है, यही होता है ना। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स ये जो पास पास आते हैं, ये किस लिए आते हैं, वजह क्या है पास पास आने की, ये अपना जेनेटिक कंटेंट का एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये आपके क्या जेनेटिक कंटेंट का एक्सचेंज होता है इनके। ये जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, हमने क्या समझा, होमोलोगस क्रोमोसोम की स्पेसिफिसिटी क्या है, इन क्रोमोसोम्स के पास सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर्स के जीन होते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, अपना वो जो जीन्स होते हैं ना सेम कैरेक्टर के लिए, वो एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक्सचेंज करने से क्या होता है, एक म्यूटेशन होता है, एक चेंज होता है, दैट लीड्स टू वेरिएशन। अगर ये ऐसा नहीं होता तो यही तो स्पेसिफिसिटी है मेयोटिक सेल डिवीजन में, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनके मतलब वो वेरिएशंस लाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखते हैं, पूरा एक जैसे, क्योंकि उनमें कोई चेंजेस ही नहीं है, कोई वेरिएशन ही नहीं है, क्योंकि सारे जीन्स आपका जो भी कैरेक्टर है, अगर मैं ऐसा दिख रही हूँ, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई जीन्स। मेरा कम्प्लेक्शन ले लो, मेरी अपीयरेंस ले लो, मेरी वे ऑफ टॉकिंग ले लो, कुछ भी ले लो तुम, मेरी वे ऑफ वॉकिंग ले लो, कुछ भी, मेरा कोई भी बॉडी ऑर्गन ले लो, उसका भी स्ट्रक्चर ले लो, ये सब डिपेंड करता है मेरे जीन्स के ऊपर। अगर मेरे जीन्स में कोई मतलब वेरिएशन नहीं आए, दुनिया के सारे मतलब इंसान इफ दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ जीन्स, तो क्या होगा, उनके बच्चे भी वही सेम बनेंगे, सेम दिखेंगे, सब कुछ सेम। ये वेरिएशन किस लिए आता है, ये वेरिएशन कौन लाता है, ये मेयोसिस लाता है वेरिएशन। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर होता है। दो जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, नो डाउट उनमें सेम कैरेक्टर्स के जीन्स हैं, बट सेम कैरेक्टर्स के लिए उनके ट्रेड्स अलग अलग हैं। ठीक है, वो जब एक्सचेंज करते हैं ना अपने जेनेटिक मैटर, तब क्या होता है, वेरिएशंस आता है। तो वेरिएशंस को लाने के लिए व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड, मेयोसिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये सिस्टर क्रोमैटिड्स पास आते हैं और इनके बीच क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज करके ये फिर क्या कर देते, फिर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, तब जाके कुछ नया कैरेक्टर सामने आता है।
फिर क्या होता है 4th पॉइंट, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेयोसिस 2। ये मेयोसिस 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पर, मेयोसिस 2 के एंड में कितना 1 2 3 4 आपके हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। इन्हें मैं गैमेट्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स ओनली ही गैमेट्स होते हैं। मेयोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फेजेस, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। ये मेयोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मेयोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये एक स्लाइड में जो भी हमने समझा आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सेल साइकिल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है। एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद एस फेज के बाद क्या होता है G2। G2 के बाद क्या होता है आपका एम फेज आता है। एम फेज में क्या होगा मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 हमने समझा था मेयोसिस होगा, तो मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 में क्या हमने क्या पढ़ा था प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 यहाँ पे, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। न्यूक्लियर डिवीजन तो यही होता है ना, ये सब स्टेप्स फॉलो करके न्यूक्लियर डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बट आपका मेयोसिस में क्या होता है, ये जो प्रोफेज 1 होता है ये लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 5 स्टेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, ये प्रोफेज 1, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपके मेयोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है वो काफी लंबा होता है। सारे जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मैंने बोला था ना अभी अभी, तो ये क्या होता है वही प्रोफेज में ही होता है। तो इसको हम 5 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, फिर ये प्रोफेज 1 खत्म होने के बाद क्या मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फिर इसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, 2 सेल बन जाते हैं। और ये जो आपका मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के बीच क्या होता है एक छोटा सा फेज होता है जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है क्या प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, देन साइटोकाइनेसिस 2। तब जाके फाइनली क्या बनते हैं आपका 4 सेल बन जाते हैं, having n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस साइटोकाइनेसिस के बाद कितने सेल बने, यहाँ पे 2 सेल बने हैं, having n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपका यहाँ आपका खत्म हुआ क्या मेयोसिस 1 खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ क्या आपका मेयोसिस 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेल में मैंने क्या, अब ये सेल क्या, ये सेल अभी भी क्या, अब मेयोसिस 1 शुरू होगा ना, अभी ये क्या है 2n है, इसमें जेनेटिक कंटेंट क्या है 2n है। ये आपका पैटर्नल क्रोमोसोम और ये मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम ये मैटरनल क्रोमोसोम, ये ऐसे रैंडमली पड़े हुए हैं। ठीक है, आप याद कीजिए आपके प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है जनरली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है। और कहाँ पे कंप्लीट होता था मेटाफेज में जाके वो एकदम प्रॉपर कंडेंसेशन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका मेयोटिक सेल डिवीजन में, मेयोटिक सेल डिवीजन में आपका प्रोफेज 1 के एंड में मतलब डायकाइनेसिस में क्या हो जाता है आपका प्रॉपर कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो मेयोसिस 1 है ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ये मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सारे कंप्लीटली कंप्लीटली नहीं लेकिन लगभग सिमिलर होते हैं मेयोसिस। सिर्फ आपको मैं बोलूं तो आपको ना सिर्फ यही प्रोफेज 1 अगर आप समझ गए ना तो और कुछ नहीं है मेयोसिस में। जो भी आपका माइटोसिस में होता था वही लगभग सेम पैटर्न फॉलो होता है, सिर्फ ये प्रोफेज 1 थोड़ा मतलब अलग है, डिफरेंट है। तो इसे इस प्रोफेज 1 को हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस इस 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। लेप्टोटीन 1 2 3 4 एंड 5। कुछ निमोनिक्स बोलने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद रखेंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड
डायकाइनेसिस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम समझते हैं तो मेयोसिस 1 में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन में हमने ये लेप्टोटीन इज द फास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस 1। लेप्टोटीन क्या होता है आपका मेयोसिस 1 का, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 ना, तो मेयोसिस 1 का क्या प्रोफेज 1 का फास्ट स्टेज होता है। ठीक है, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होते हैं आपके ये जो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक बड़े थे, ये थोड़ा मतलब क्या अपने ही ऊपर लिपट कर क्या थोड़ा मतलब कंडेंस होना शुरू हो जाती है। समझ में आया? कुछ नहीं होता लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में भी जो आपके जो मैंने बोला था ना होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पास भी नहीं आते, थोड़ा सा उनका कंडेंसेशन हो जाता है, बस इसे ही लेप्टोटीन स्टेज कहते हैं। लेप्टोटीन स्टेज, लेप्टोटीन से ऐसे लपेट ना समझे, क्या लपेटता है क्रोमोसोम अपने ही ऊपर लपेट कर थोड़ा सा अपना लेंथ को रिड्यूस करता है। ठीक है, डीएनए थोड़ा कंडेंस होके क्रोमोसोम अपने ही ऊपर लपेट के ऐसे अपने ही ऊपर ऐसे लपेट लपेट के क्या हो जाता है थोड़ा लेंथ कम हो जाता है, जिससे हम लपेटने से लेप्टोटीन ऐसे याद है। थोड़ा पढ़ देते हैं क्या लिखा है। प्रोफेज ऑफ द फास्ट मेयोटिक डिवीजन इज, मैंने भी आपको बोला था कि प्रोफेज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट नहीं होगा वो आपका माइटोटिक सेल सेल डिवीजन में क्या एक ही फेज था प्रोफेज। ये प्रोफेज फिर सब डिवाइड कर रहा है 5 फेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इसके अंदर आपको और 5 स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये लेंदी नहीं होगा। वही लिखा है प्रोफेज ऑफ फास्ट मेयोटिक डिवीजन और प्रोफेज ऑफ मेयोसिस 1 is what is typically longer and more complex when compared to प्रोफेज 1 of mitosis। प्रोफेज 1 का माइटोसिस तो बहुत सिंपल था, क्या आपका ये सेल हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था, आपके न्यूक्लियोलस का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था, और आपका क्या ये जो जेनेटिक मटेरियल थे वो थोड़ा क्या तो उनका कंडेंसेशन होना शुरू हुआ था, आपका प्रोफेज 1 खत्म। अब ये किसका, माइटोसिस का, ये माइटोसिस का प्रोफेज 1 खत्म। 2-3 काम कर दिए प्रोफेज 1 का काम खत्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा डिसअपियर करेंगे, न्यूक्लियोलस भी थोड़ा थोड़ा डिसअपियर करेगा, और आपका ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब डिसअपियर करेंगे, शुरू हो जाएगा और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्दर 5 स्टेज में डिवाइड हो रहा है। लेप्टोटीन में कुछ चेंजेस होंगे, जाइगोटीन में कुछ होंगे, पकाइटिन में कुछ होंगे, डिप्लोटीन में कुछ होंगे, फिर डायकाइनेसिस होने के बाद ही आपका प्रोफेज 1 खत्म होगा। तो ये लेंदी नहीं हुआ। It has been further subdivided into the following 5 phases based on chromosomal behavior। ये जो 5 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम का मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम के बिहेवियर के हिसाब से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। सो लेप्टोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन शुरू हुआ है, यहाँ पे कंडेंसेशन थोड़ा शुरू हुआ है, तो अगर थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए तो वो फाइन थ्रेड लाइक विजिबल हो जाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। तो कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट लेप्टोटीन, ये कंडेंसेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा थ्रू आउट लेप्टोटीन। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड, दिस इज followed by the second stage of प्रोफेज 1 called जाइगोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन के बाद क्या होता है, लेप्टोटीन, उसके बाद क्या, जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये पास पास आ जाते हैं। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपके पास पास आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या इसके पास कुछ था क्या, उसका पेयर जो रेड, 3 ग्रीन बनाए थे, 3 रेड बनाए थे, इसके पास कुछ पेयर था क्या, इसका पार्टनर था क्या, इसके पास इसका पार्टनर ये यहाँ, इसका पार्टनर यहाँ, ये वहां, इसका पार्टनर यहाँ, ये वहां और इसका पार्टनर यहाँ। ठीक है,
नहीं था ना, ये सब अपने अपने जगह पर मस्त थे। लेकिन जब क्या होता है, जब आप मतलब कब अपना पार्टनर ढूंढते हैं, जब आपको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचते हैं, तभी आप अपने पार्टनर को ढूंढते हैं ना, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बिफोर दैट आप अपनी दुनिया में मस्त, वो अपनी दुनिया में मस्त। बिल्कुल उसी तरह ये पहले, ये लेप्टोटीन में सब अलग अलग पड़े होते हैं, लेकिन जब जाइगोटीन, ये अलग अलग पड़े होते हैं और क्या, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अपना पार्टनर को ढूंढता है, कहाँ गया मेरा पार्टनर, ये भी ढूंढता है मेरा पार्टनर कहाँ गया। ये वन है, ये भी वन है, ये टू है, ये टू है, सपोज ये थ्री है और थ्री है। ऐसा नहीं, मतलब वन के पास थ्री आ जाएगा, नहीं थ्री बोलेगा कि नहीं मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँ, तेरे पास क्यों जाऊँ। ये टू बोलेगा मैं क्यों तेरे पास जाऊँ, मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँ। सब अपने अपने पार्टनर के पास चले आते हैं। ठीक है, चले आके वो क्या करते हैं, गले मिलते हैं। जब गले मिलते हैं तो ये जो पार्टनर बन जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्यों आ रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो होमोलोगस हैं, इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पेयरिंग होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही पास पास आते हैं। ठीक है, ये पेयर बन गए। सपोज ये वन वन का पेयर था, ये वन वन का था, ये टू टू का था, ये थ्री टू थी। ये सब क्या किए, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर दिए, अपने रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स के पास आ गए। ये पैटर्नल, ये मैटरनल, ये पैटर्नल और ये मैटरनल क्रोमोसोम ये पास पास आ गए। जस्ट सेकेंड, क्लिक करने करने। तो फिर क्या हुआ, ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम ये सब आके क्या पेयर हो गए। ये जाइगोटिन में सिर्फ इतना ही होता है, क्या होता है, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, आपको लिखना है जाइगोटिन। ड्यूरिंग द स्टेज the chromosome start pairing together and this process of association of chromosome is called synapses. तो सॉरी, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। दिस एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्या, साइनेप्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, दिस एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम इज साइनेप्सिस। आपको पूछा जाएगा कि साइनेप्सिस किस स्टेज में देखने को मिलता है, जाइगोटिन में देखने को मिलता है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पहले मैंने आपको बोल दिया है, ये ये पेयर, ये पेयर दीज आर व्हाट, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इलेक्ट्रॉन micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। ये जो पास पास आता है, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये दो क्या हुए, यहाँ पे क्या साइनेप्सिस हुआ है, और ये दो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन्हें पास लाने के लिए, आपस में बंधे रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपको आपके दोस्त के साथ अच्छी बॉन्डिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, आप दोनों में प्यार की जरूरत होती है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, वरना आप दोनों बंधे नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या, बिल्कुल उसी तरह। इन्हें बांध कर रखने के लिए क्या,
किसकी जरूरत होती है? एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है, जो क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। द कॉम्प्लेक्स formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent और tetrad। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? टेट्राड क्यों बोलते हैं? कितने इसके क्रोमेटिड्स है? 1 2 3 4। टेट्राड मतलब 4 आर्म हो गए, 4। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अब ये ना एक की तरह मतलब दिखते हैं, इसलिए हमें टेट्राड कहते हैं। चार, इस चार क्रोमाटिड्स को किसने बांध कर रखा है? इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने इस क्रोमोसोम को। अब आप मुझे सिर्फ ये बात बताओ, ये कितने क्रोमोसोम है यहाँ पे? कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है? नहीं, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सेंट्रोमियर आप डिसाइड करोगे क्रोमोसोम एक है या दो। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर है? 1 और 2। तो क्रोमोसोम 2 दो है, लेकिन क्रोमाटिड्स कितने हैं? 1 2 3 4। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। टेट- और इसे क्या कहते हैं? बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट और टेट्राड कहते हैं। ये 1 और ये 2 कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इसलिए बाइवेलेंट, और इस आर्म की बेसिस पे, इस क्रोमेटिड के बेसिस पे हम उसे टेट्राड भी कह सकते हैं। However, these are more clearly visible at the next stage। ये जो टेट्राड, ये more clearly visible होते हैं कौन से स्टेज में? अब हम कौन सा स्टेज पढ़ रहे हैं? जाइगोटीन पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? पकाइटिन में ये मोर क्लियरली विजिबल होते हैं। दैट मीन्स जाइगोट, आपको पूछा जाएगा कि साइनोप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स कब फॉर्मेशन होता है, कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? जाइगोटीन में मिलता है देखने के लिए। आपका टेट्राड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बनना शुरू होता है कब? जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल कब होता है? पकाइटिन में। बट बनना कब शुरू हो जाता है? आपका जाइगोटीन में शुरू हो जाता है। बट क्लियरली विजिबल कब होता है? आपका पकाइटिन में क्लियरली विजिबल हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, अब तक क्या कुछ जेनेटिक कुछ एक्सचेंज हुआ है? ये सब पास आए हैं। ये पास आके क्या इन्होंने अपना कुछ काम किया है? सिर्फ वो पास आए हैं, और इन्हें पास लाके होल्ड करके किसने रखा है? साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट फेज में क्या होगा? ये अपना क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि दे आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, दे आर हैविंग जीन्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, इसलिए वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास चॉकलेट्स है, और मेरे एक दोस्त के पास भी चॉकलेट है, और एक दोस्त के पास रोज है। सपोज एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। एक एक स्टूडेंट नंबर 1 के पास है चॉकलेट, स्टूडेंट नंबर 5 के पास है चॉकलेट, 2 के पास है रोज, और 4 के पास है रोज, और 3 के पास है सपोज पेंसिल, और 6 के पास है सपोज पेंसिल। क्या है कि ना, मन किया उन्हें कि मैं अपना एक्सचेंज करूं किसी के साथ, तो क्या ये जिसके पास चॉकलेट है, क्या वो जाएगा फूल के पास? जिसके पास फूल है उसे एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए किसके पास जाएगा? जिसके पास चॉकलेट है उसके पास जाएगा। तो मेरा सेम टाइप के चॉकलेट है, तो मुझसे एक ले ले, और तेरा एक मुझे दे दे, तो वो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। सिमिलरली मेरे पास अगर व्हाइट रोजेस है, और एक दोस्त के पास रेड रोजेस है, मैं क्या बोलूंगी? तू 2 रेड रोजेस ले ले दे दे मुझे, और मेरे से 2 व्हाइट रोजेस तू ले ले। तो समझ में आया है कुछ? तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पास पास आते हैं, क्योंकि उनके पास सेम कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं? सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट वो क्या, दैट लीड्स टू वेरिएशन। कर्सर मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, चल। तो कहाँ पे, कहाँ तक हमने पढ़ा था? हमने
जाइगोटिन तक समझ लिया था। फिर क्या होता है, टेट्राड फॉर्मेशन हो गया हमारा। ये टेट्राड क्लियरली विजिबल कब होता है, नेक्स्ट डे, दैट इज नोन एज पकाइटिन। द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन are relatively short-lived compared to the next. तो फर्स्ट टू स्टेजेस क्या हुए, लेक्टोटिन एंड जाइगोटिन। प्रोफेज वन के फर्स्ट टू स्टेजेस क्या हुए, लेक्टोटिन एंड जाइगोटिन are relatively short-lived compared to the next stages, that is pachytin. तो फर्स्ट टू स्टेजेस क्या हुआ, लेक्टोटिन जाइगोटिन, ये इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, इसलिए शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मतलब इनका ये ज्यादा देर तक ये अपना कंटिन्यू नहीं करते, ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेज लेप्टोटिन, फिर लेप्टोटिन के बाद जाइगोटिन आ जाता है। फिर जाइगोटिन के बाद आपका क्या है, पाकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। ये थोड़ा देर तक विजिबल होता है, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि ये काम नहीं मतलब करते, एक्सचेंज उसी स्टेज में होता है। जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज करो, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, फिर एक्सचेंज कर दिया, फिर पास आए थे ना लेन देन करने के लिए, लेन देन हो गया, फिर थोड़े से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स उन्हें प्यार मोहब्बत उन्हें बांध कर रखा था, ये टूटेगा, फिर वो दूर जाएंगे। ठीक है, वो सेनेट एनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जोड़ कर रखा था ना उन्हें, वो क्या होगा, फिर वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये जो तीन फेजेस हुए आपके, अकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस, ये थोड़े लॉन्ग लिव्ड होते हैं, थोड़े ज्यादा समय तक दिखने को मिलते हैं, इन कंपैरिजन टू व्हाट, लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन। समझ में आया। सो पकाइटिन में क्या होता है, देखते पकाइटिन से पहले अब तक क्या हो गए, वो पार आ गए हैं, मतलब अब रेडी है अपना कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो पकाइटिन में क्या होता है, क्लियरली विजिबल हो जाता है, किसका, टेट्राड का बाइवेलेंट क्रोमोसोम अब क्लियरली विजिबल हो जाता है। ड्यूरिंग द स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स आज टेट्राड। ये सब चीजें आपको अच्छे से याद रखना है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, कौन सा स्टेज में क्या होता है। क्वेश्चन आएगा कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम कब क्लियरली विजिबल होते हैं। अगर आपने लिख दिया जाइगोटिन, तो वह क्लियरली विजिबल होता है आपका पकाइटिन में। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइनोपेनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, आपने अगर लिखा है पकाइटिन, गलत। साइनोपेनिमल कॉम्प्लेक्स आपका बनना शुरू हो जाता है जाइगोटिन में। समझ में है, ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझकर चीजों को याद रखना है। ठीक है, फिर दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या बना है, ये सपोज हुआ, ये सपोज आपका पैटर्नल क्रोमोसोम, ये आपका मैटरनल क्रोमोसोम, इनके ये आर्म्स क्या होते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स कहते हैं। क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स या रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, द साइट एट व्हिच क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मैं अभी आपको समझा देती हूँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है। ये आपका सिंगल क्रोमोसोम हुआ, एस फेज में इसने क्या किया, अपना कंटेंट को डबल किया, मतलब डीएनए सिंथेसिस हुआ, डीएनए सिंथेसिस बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो गया। फिर भी अभी ये एक क्रोमोसोम ही हम इसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर है वो क्या है, सेम है। अब ये पहले वन था और ये इसका कॉपी बन गया, ये टू बन गया। अब ये वन एंड टू, दिस बोथ आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बहन हो गए, एक जैसे बहन हो गए। ये एक क्रोमोसोम में एस फेज में इसने भी अपना क्या बनाया, अपना कॉपी बनाया है, इसका भी क्या
कॉपी बना है, ये क्या हो गया, ये 3 है और ये 4 है, ये भी ये है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स। 3 4 सिस्टर्स हुए, 1 और 2 सिस्टर्स हुए। अब अगर मैं बात करूं 2 और 3, ये 2 और ये 3, क्या ये सिस्टर्स हैं, या फिर ये 1 और ये 4, या फिर 1 और 3, ये क्या सिस्टर्स है, नहीं है। तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। समझ में आया, इसे मैं क्या बोलूं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। सो ये जो आपके क्रोम 1 और 2, ये क्या हुए, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हुए। तो सिस्टर क्रोमाटिड्स मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाने वाले दो, मिलने वाले, पाए जाने वाले दो दो क्रोमाटिड्स को हम सिस्टर्स बोलते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि एक जैसे वो बने हैं, दो बहन जैसे एक जैसे दिखते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी, क्या डीएनए का रेप्लिकेशन होके वो एग्जैक्ट कॉपी होके बने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये ये आपका सपोज पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम के ये भी जो बने हैं, ये दोनों भी सिस्टर्स हैं। लेकिन पैटर्नल क्रोमोसोम का ये नंबर 2 वाला और मैटरनल क्रोमोसोम का ये नंबर 3 वाला, ये क्या सिस्टर्स हुए, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर्स हुए। तो फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटर किन के बीच होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच। सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्यों नहीं होगा, अगर मैं आपको पूछूं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटेरियल व्हाई इट डजंट हैपन बिटवीन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो क्या जवाब दोगे, क्योंकि एक्सचेंज करेगी ही क्या, सेम चीज ही तो है, सेम चीज ही तो है, मैं एक्सचेंज करूंगी ही क्यों। मेरे पास अगर सारे रेड रोजेस है और तुम्हारे पास सारे रेड रोजेस है, मेरे पास भी तो वही रेड रोजेस है ना, तुम्हारे पास भी तो वही रेड रोजेस है ना, मैं एक्सचेंज क्यों करूं, मेरे पास तो वही चीज है। तुम्हें कुछ अलग होता तो मेरा जी ललचाता, मैं ले आती, चलो चलो तुम मेरे पास इतने सारे हैं, तुम मेरा एक रेड रोज ले लो, मुझे एक वाइट दे दो ना प्लीज। तुम्हारे पास भी तो वही रोजेस है, लेकिन तुम्हारे पास अलग कलर है, मेरे पास अलग कलर है, लेकिन तुम्हारे पास भी रेड, मेरे पास भी रेड, हम क्या एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, सिस्टर क्रोमैटिड्स वही होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी टू ईच अदर होते हैं। लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास क्या होता है, कैरेक्टर्स तो वही होता है बट ट्रेड्स अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक एक दूसरे के साथ अपना क्या, वो जीन एक्सचेंज करते हैं, सो दैट मैं भी थोड़ा सुंदर दिखूंगी, मेरे पास भी कुछ रेड के बीच कुछ व्हाइट्स आ जाएंगे, और उसके पास क्या, मैं अपने व्हाइट्स में से उसे कुछ दे दूंगी, उसके पास भी क्या, रेड के बीच कुछ व्हाइट्स नजर आएंगे, तो वो भी खूबसूरत लगेगा, मैं भी खूबसूरत लगूंगी, इसलिए हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। समझ में आया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्या मतलब कंसेप्ट है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, आपका जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच नहीं होता। और क्यों नहीं होता, कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई अलग जीन्स नहीं होते, अलग कुछ नहीं होता, ठीक है, सेम जीन्स होते हैं, तो एक्सचेंज क्या करते हैं। और आपका ये क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे समझाया है, ये आपका क्या हुआ, ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे कैसे ये एक्सचेंज कर रहे हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, ये एक एक दूसरे के ऊपर क्या, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, फिर क्या, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स क्या होता है, यहाँ से इसका ये जो रेड वाला हिस्सा ना, इसके साथ मिल जाता है, और इसका कौन सा कलर है, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला हिस्सा ये ले लेता है, इन इनमें क्या हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, ये एक दूसरे को ऐसे टच करके क्रश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्रशिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे को, ये एक आर्म हुआ और ये एक आर्म हुआ, पहले ये क्या, एक दूसरे को ऐसे क्रश करके क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, फिर क्या होता है पता है, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाता है, और ये वाला पार्ट ये ले लेता है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। क्रॉसिंग ओवर is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जब अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने से पहले आपका क्या होता है, क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बनते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स क्या करते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बनने के बाद ये क्रॉस ओवर कर जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ये रेड का कुछ पार्ट ग्रीन के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे भी रेड के कुछ पार्ट ग्रीन के ऊपर आया है। ये क्या होता है, एक्सचेंज कर देते, इस पार्ट पर हुआ है ना, क्रॉस किए है ना एक दूसरे को। जब ये अलग हो जाते हैं, अलग होने से पहले ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे, पहले करीब आते हैं और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके फिर क्या होते हैं, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने से पहले ये दोनों एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल, एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर चुके होते हैं। समझ में आया? पैचेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, exchange of genetic material between two non-sister chromatids or homologous pair of chromosome. Crossing over is also an enzyme mediated process. Crossing over करने के लिए क्या एंजाइम की जरूरत पड़ती है, enzyme mediated process, and in the enzyme involved is called recombinase. recombinase का क्या 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 होता है, कॉम्बाइन करता है। कॉम्बिनेस मतलब कॉम्बाइन। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। सपोज ये आपका एक क्रोमेटिड हुआ, एक ही साइड करना, और ये आपका एक क्रोमेटिड हुआ, ये एक दूसरे के को ऐसे रिकॉम्बिनेशन नोडिंग्स बना दिए। नोड मतलब एक दूसरे को क्या होगा, देखो इससे मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, ये इसे लाइन कर रहा हूँ, इसे डॉट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये जहां पे ये जो हिस्सा ना, ये हिस्सा जो इसके ऊपर आया है ना, ये क्या होगा, इसे क्रोमोसोम नंबर 1 कर रहा हूं, इसे क्रोमोसोम नंबर 2 करना है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 के पास जो 2 का हिस्सा आया है वो क्या हो जाएगा, वो टूटकर किसके साथ अटैच हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ। सिमिलरली 1 का जो हिस्सा 2 के ऊपर आया है वो क्या हो जाएगा, 1 से डिटैच होके किसके साथ, 2 के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये सेपरेट हो जाएंगे कैसे दिखेगा पता है, ऐसे। यहाँ पे आधा हिस्सा वो डॉटेड वाला आ जाएगा, और ये चल, और यहाँ पे ये जो डॉटेड वाला था इसके ऊपर कुछ आ जाएगा क्या, ये जो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक्सचेंज कर दिए ये अपना जेनेटिक मटेरियल। ये ऐसे मतलब यहाँ से टूट के यहाँ पे जोड़ने के लिए, अटैच होने के लिए क्या एंजाइम की जरूरत होती है, और इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेस। ये बहुत सारे, ये जब आप हायर क्लास में जाओगे और डिटेल में पढ़ोगे, अब सिर्फ एक एंजाइम का नाम आपको दिया हुआ है कि रिकॉम्बिनेस, आपको यही याद है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, बात क्या होता है, जो भी जेनेटिक कंटेंट होते हैं तो अलग अलग नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के ऑफ द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को रिकॉम्बिनेशन कर देते हैं। वो उसका कुछ पार्ट ले आता है और दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन homologous chromosome is completed by the end of Purkinje। ये जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये कंप्लीटेड हो जाता है, ये कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन हो जाता है एट द एज ऑफ Purkinje, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रश हुआ था ना, यहाँ पे क्रश हुआ था, एक्सचेंज तो हो जाता है, कंप्लीट एक्सचेंज हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे ऐसे ये दोनों एक दूसरे को क्रश किए थे, एक एक दूसरे को ऊपर ऐसे क्रश हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा नीचे 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 चला आता है। ये जो पॉइंट है भाई, ये थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे चला आता है, जैसा लिविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे क्या होता है, आपका कब तक खत्म हो गया, आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
काइटिन तक खत्म हुआ है। अब डिप्लोटिन समझो, डिप्लोटिन में क्या, अब डिप्लोटिन से पहले क्या हो चुका है, आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है, ठीक है, आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन चुका है, आपका क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब क्या होगा, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है एट वो पॉइंट धीरे धीरे क्या होता है, मतलब वो यहाँ पे एक सेप, ऐसे एक सेप स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, काइस्मा। काइस्माटा कहाँ पे दिखने को मिलता है, ये आपका क्या हुआ, डिप्लोटिन। काइस्माटा फॉर्मेशन होता है आपका क्या, डिप्लोटिन में। So the beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptoneumal complex. This is important. आपका जो साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना था पहले, आप दोनों को किसने बांध कर रखा था, साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स, जो मेनली प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स होता है, वो डिसोल्यूशन हो जाता है। क्यों, जिसलिए ये बांध कर रखा था, आपको एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटेरियल कराने के लिए, वो काम हो चुका है, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट। वो अगर आपको ऐसे बांध कर रखेगा तो आपने एक्सचेंज क्यों किया, आपने एक्सचेंज इसलिए किया था कि आपको अलग अलग गैमेट में जाना है, फिर इस वेरिएशन को आगे तक प्रोसीड करना है। अगर ये नहीं हटेगा, आपको ऐसे बांध कर रखेगा, तो क्या होगा, आप जिस चीज के लिए अपना अपना जेनेटिक कंटेंट क्या किए थे, एक्सचेंज किए थे, क्योंकि आपको अलग अलग गैमेट्स में जाना है, फिर आपको वेरिएशन लाना है। अगर ये आपको नहीं छोड़ेगा, ऐसे ऐसे चिपक कर रख के बैठेगा, तो क्या फायदा हुआ, आपने अपने मतलब काउंटर पार्ट के साथ, अपने काउंटर क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज तो कर लिया, क्या आप ऐसे एक्सचेंज करके बैठने के लिए आप मतलब बने थे, नहीं, आपको क्या है, आपको अपना अ, जो भी कैरेक्टर था, जो भी जीन्स थे, आपने एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज कर दिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अलग अलग गैमेट्स में जाना है। अगर ये जो साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना था, ये अगर डिसॉल्व नहीं करेगा तो आप जा नहीं पाओगे ना, इसलिए क्या होता है, आपका काम खत्म, जिसका काम खत्म हुआ यहाँ से, क्या, आपका काम जहां खत्म हुआ, तो आपको क्या किया जाएगा, लात मार के भगा दिया जाएगा, हटो हटो हटो, तुम्हारा काम खत्म, कबाब में हड्डी मत होने, ठीक है। अब ये बहुत जरूरी था पास लाने के लिए, जब काम खत्म हुआ, जाओ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट था, मैं इंपॉर्टेंट थी, मेरे बिना काम नहीं चल सकता था, मैंने अपना काम किया, अब खुशी खुशी मुझे जाना है, इन लोगों को अपना काम करने के लिए क्या छोड़ देना है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonumal complex. Synaptonumal complex कब डिसॉल्व करता है, synaptonumal complex आपका डिप्लोटिन के बिगिनिंग में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, and the tendency of recombined homologous chromosome of the bivalent to separate, sorry, to separate from each other except at the site of crossing over. ये धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस साइट को छोड़ के बाकी वो धीरे धीरे साइट से क्या होते हैं, बाकी रेस्ट पास से ये अलग होने की कोशिश करते हैं, और ग्रेजुअली ये भी अलग हो जाएंगे। The egg shaped structure are called chiasmata. सपोज देखिए, यहाँ पे ये है, ये सपोज तो क्रोमेटिड्स है, ऐसे ये क्रॉस किए थे ना, क्रॉस किए थे ना, अब ये जब मूव करेंगे, ऐसे 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 करके मूव करेंगे ना एक दूसरे से अलग, ऐसे ये थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ऐसे पास आए थे, यहाँ पे एक सेट स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये फिर अलग कैसे होंगे, ये ऐसे 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 मूव करेंगे। जब आपका डिप्लोटिन आता है ना, डिप्लोटिन स्टेज से पहले मतलब ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इसे छोड़ के बाकी ये सब अलग हो जाते हैं, फिर धीरे 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 ये भी क्या ऐसे ऐसा मूव करके जब आपका डायकिनेसिस में पहुंचते हैं, ये ऐसे एकदम टर्मिनल पार्ट पे थोड़ा अटैच होते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या, दो अलग क्रोमोसोम्स में, दो मतलब दो अलग क्रोमोसोम्स नहीं, वो तो दो अलग क्रोमोसोम्स ही थे, मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं,
करीब आए थे, एक्सचेंज किए थे, और एक एक सेप जो स्ट्रक्चर बना था जिसे मैं काइस्मा कह रहे थे, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे मूव करके आगे चल के क्या होता है, ये टर्मिनलाइजेशन होता है। इसका क्या टर्मिनलाइजेशन मतलब ये ऐसे 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 काइजमर का ऐसे मूव करके टर्मिनलाइजेशन होके डिप्लोटिन स्टेज में, सॉरी डाइकाइनेसिस स्टेज में, डिप्लोटिन में आपका क्या एक स्टेज स्ट्रक्चर जो बने थे क्रॉसिंग ओवर के बाद उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ये धीरे धीरे ऐसे सेपरेट हो रहे हैं ना, सेपरेट होने क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो उन्हें बांध कर रखा था ना, जो कॉम्प्लेक्स था, वो धीरे धीरे डिजल्व हो रहा है, डिजल्व हो रहा है, उसका डिजल्व होना शुरू हो गया है। तो फिर क्या, इनके बीच जो अटैचमेंट थी ऐसे होल्ड करके रखा था, वो भी धीरे धीरे क्या ऐसे लू मतलब ऐसे एक एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब आपका डायकिनेसिस में क्या होता है, ये यहाँ पे हुआ था आपका डायकिनेसिस में, ये आपके ऐसे 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 धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, एकदम एंड पॉइंट पर चले आते हैं। ठीक है, तो ये जो एक सेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड काइस्माटा। काइस्माटा कब कब आपको क्रॉसिंग ओवर के बाद जो स्ट्रक्चर बने थे ये डिप्लोटिन में नजर आते हैं। ठीक है, इन द oocyte of some vertebrate डिप्लोस in the oocytes of some vertebrate डिप्लोटिन can last for months or years। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। हमारे जो फीमेल्स होते हैं, मैंने क्या बोला कि जब हमारे बॉडी में गैमेट्स बनते हैं तब क्या होता है, मेयोसिस होता है, मेयोसिस होता है। मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे मेल्स होते हैं, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं, एग्जाम्पल में ह्यूमंस की ले रहा, ह्यूमंस की जो मेल्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी उनके बॉडी में ये जो मेयोटिक डिवीजन में बोल रहा हूँ, मेयोसिस वन मेयोसिस टू, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होते हैं, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन ये शुरू होता है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज, जो हमारे फीमेल्स होते हैं जब वो पैदा भी नहीं हुए हैं, जब वो अपने क्या मदर के यूटरस में है, तब जाके क्या, तब जाके तब मतलब जब वो कितने मंथ्स के, शायद 3-4 मंथ्स के जब हो जाते हैं, तब उनके बॉडी में क्या होता है, ये मेयोटिक प्रोसेस शुरू हो जाती है, गैमेट बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो डिप्लोटिन स्टेज में ना, यही डिप्लोटिन स्टेज में आके ये आपका अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, आपके जो भी फीमेल्स होते हैं, जो भी फीमेल्स होते हैं उनके बॉडी में, सॉरी, जो जो भी फीमेल्स होते हैं वो बर्थ होने से पहले, वो पैदा होने से पहले वो अपना मेयोटिक जो गैमेट बनाने की प्रोसेस है ना, मेयोसिस से गैमेट बनते हैं, वो शुरू हो जाता है उनके बॉडी में। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो फीमेल्स होते हैं, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, उस टाइप के कुछ अदर वर्टिब्रेट्स भी होते हैं। हियर आई एम टेकिंग ओनली द एग्जांपल ऑफ फीमेल्स। हमारे जो भी फीमेल्स हैं, आपकी बेटी हो, बहन हो, कुछ भी नहीं, वो फीमेल्स जब वो पैदा भी नहीं हुई है, बिफोर बर्थ उसके बॉडी में उसके गैमेट बनाने की प्रोसेस शुरू होके एग्जैक्टली इस मेयोसिस वन के डिप्लोटिन स्टेज, मतलब इस स्टेज जहां तक मैंने आपको समझाया है, इस स्टेज में वो अरेस्ट हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं। ठीक है, जब वो पैदा होती है, जब उसकी प्यूबर्टी आती है, जब उसे प्यूबर्टी हिट करती है, इसके बाद जो भी फर्दर स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करती है। लेकिन पैदा होने से पहले उसके बॉडी में जो भी गैमेट्स बनने की प्रोसेस, ये यहाँ तक ऑलरेडी कंप्लीट करके वो पैदा होती है, यहाँ पे वो अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद इस प्रोसेस को लीड करने के लिए जो भी एंजाइम्स, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे नहीं मिलती होगी, इसलिए वो क्या होता है, इसी स्टेज में आके मेयोसिस वन के डिप्लोटिंग स्टेज में आके अरेस्ट हो जाते हैं। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आप अच्छे से समझेंगे। समझ में आया, तो लड़कियां कितना फास्ट होते हैं, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हो।
पैदा भी नहीं हुए, कितनी सिंसियर, पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो अपना काम कितनी मतलब पहले शुरू कर चुकी, कितना सिंसियर है वो। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन। यही ये यहाँ पे वही लिखा है, इन oocytes ऑफ सम vertebrates। oocytes मतलब क्या है, आपका जो एग्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, ओके, इन oocytes ऑफ some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड इयर्स। तो हमारे जो फीमेल है, तो उसमें क्या इस ये डिप्लोटीन मतलब क्या, सालों तक चलती है ना। जब एक लड़की को होती है क्या, 9 9 प्लस 9 10 ईयर्स हो जाती है, फिर ये जो सेल यहाँ पे अरेस्टेड होके पड़ा है, दुखी होके, इट अंडरगोस ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, इट अंडरगोस व्हाट, इट अंडरगोस का further meiotic division to successfully produce human germ. Clear? The final stage of meiotic process one is diakinesis. Obviously, इसके बाद क्या होता है, diakinesis का final stage. Disease diakinesis में क्या होता है, disease marked by the terminalization of chiasmata, जो मैंने आपको समझा दिया। ये ऐसे terminalization, ऐसे terminal part पर चला आता है, terminalization हो जाता है chiasmata का। During this phase, यहाँ पे देखो एकदम टर्मिनेशन हो चुका है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रोफेज वन चल रहा है ना, प्रोफेज वन हम पढ़ रहे हैं ना। तो अब हर स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चल रहा है। प्रोफेज वन के लास्ट तक क्या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम चलता है, लेकिन माइटोसिस में मेटाफेज में कंप्लीट कंडेंसेशन होता है, लेकिन मेयोसिस में प्रोफेज वन में ही कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है, मेटाफेज में और कोई कंडेंसेशन नहीं होता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। The chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle are assembled to prepare the homologous chromosome for separation। एक्सचेंज हो चुका है, अब क्या होगा, ये मैंने और एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम और एक पेयर, ये सब होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने बनाए। ये आपका क्या सेंट्रोमियर क्या करेगा यहाँ पे, सॉरी सेंट्रोमियर गलती से बोल दिया, सेंट्रोजोम से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, आस्टर बनेगा और माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाएगा। फिर अगले फेज में क्या होगा, ये प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज में क्या होगा, ये मेटाफेजिक प्लेट पर अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स आके। ये क्या हो गए, ये काइनेटोकोर, इसका काइनेटोकोर और इसका काइनेटोकोर, इसमें क्या अटैच हो जाएगा, माइटोटिक स्पिंडल अटैच हो जाएंगे और इन दोनों को सेपरेट कर देंगे एक दूसरे के साथ। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना बहुत लेंदी हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियर लॉस डिसअपियर। जो भी होता था हमारा प्रोफेज वन में वो सब हो जाएगा, न्यूक्लियर लॉस डिसअपियर करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो सब डिसअपियर करेंगे, ब्रेक्स डाउन एंड डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो डायकाइनेसिस क्या है, एक ट्रांजिशन फेज है बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेटाफेज वन शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मेटाफेज वन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने आज जो डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्या, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज। नेक्स्ट क्लास में हम ये मेयोसिस का जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद और एक बात हम कंपैरिजन करेंगे माइटोसिस और मेयोसिस के साथ। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में उसके जवाब देने की कोशिश करूंगी। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।